हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है स्टेबिलिटी गाइडलाइन पे है। ये स्टेबिलिटी गाइडलाइन की सीरीज चल रही है। आज से स्टार्ट हो गई इस चैप्टर से। और ये जो हमारा Q1A R2 स्टेबिलिटी गाइडलाइन है, किसके लिए? स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू ड्रग सबस्टेंस एंड प्रोडक्ट। ये इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए गाइडलाइन किसकी है। ये गाइडलाइन जो है वो ICH गाइडलाइन है। जो ICH की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज़। तो आईसीएच की गाइडलाइन को इसको आप जरूर याद रखें। और इसमें जो अभी मेन पॉइंट है, मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा आपको। इसमें से ये जो क्वेश्चन बनते हैं कि आईसीएच गाइडलाइन जो है Q1A R2 ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये 2003 में हुई थी। इससे पहले ये किस नाम से था? ये Q1A R1 के नाम से था। बट ये बाद में क्या रिवाइज हुआ कब? 2003 में, जिससे कि ये Q1A R2 हो गया है। और अब ये देखते हैं कि क्यों जब ये रिवीजन हुआ था तो उस समय क्या चेंजेस आया था इसमें। तो यहाँ पे दे रखा है द इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन हैज़ बीन चेंज फॉर फ्रॉम 3060 एंड टू 3065। मतलब यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ था कि जो पहले इंटरमीडिएट कंडीशन थी वो 3060 थी, बट बाद में ये चेंज करके 3065 हो गई थी। तो ये किस किस केस में यहाँ पे ये जो नंबर दिए हैं इस नंबर पे हम पॉइंट पे हम देखेंगे। तो अभी आपसे भी ध्यान रखें कि हम आगे आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पे स्टोरेज कंडीशन चेंज हुए, मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड जैसे ये हुआ था कि 3065 कैन बी ए सुटेबल अल्ट्रा लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन 25 या 60। इसमें ये दे रखा था कि आप या तो 3065 या 2560 जब आप स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म करोगे तो यहाँ पे अल्टरनेट आप इसे कर सकते हो। तो ये दोनों का आपस में अल्टरनेट बता रखा है। इसके बाद चलते हैं, इसके समझते हैं इस गाइडलाइन को और भी डीपली से। इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं इस गाइडलाइन का। ए न्यू ड्रग सबस्टांस और ड्रग प्रोडक्ट मीन जो है इस ऑब्जेक्ट है अगर इस गाइडलाइन का वो कौन सा है? ए न्यू ड्रग सबस्टांस और ड्रग प्रोडक्ट इज sufficient for the registration application within the three region of the EC, जापान और यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएस। तो आपको पता होना चाहिए ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन किस किस कंट्री के लिए, अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उस प्रोडक्ट कौन कौन सी गाइडलाइन, कौन कौन सी कंट्रियाँ सिर्फ इस गाइडलाइन को फॉलो करती है। ईसी के लिए है, यूरोपियन कंट्री के लिए है, जापानीज कंट्री के, और आपका यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये तीन कंट्री है। ये गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ इन तीनों कंट्रियों के लिए ही अवेलेबल है। ये साफ साफ ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है। देखो लेकिन लास्ट में लिखा है इट डज नॉट सी द नेसेसरी कवर द टेस्टिंग ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द अदर एरिया। ये अदर एरिया के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन तीन कंट्रियों के लिए ये गाइडलाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसका। अब हम इसका स्कोप समझते हैं। The guideline address the inform the submit registration application or new molecule. This guideline does not currently cover the information submit the ATVL और एप्लीकेशन एंड वेरिएशन क्लाइंट। यानी ये जो इसका जो स्कोप है, ये गाइडलाइन का स्कोप कहाँ कहाँ पे जो नहीं है, जैसे एप्लीकेशन हुआ, वेरिएशन हुआ, क्लिनिक ट्रायल में इस गाइडलाइन को क्या नहीं किया जाएगा, कवर नहीं किया जाएगा, डज नॉट कवर। एप्लीकेशन जो सपोज आप नया ड्रग है, नए ड्रग के लिए एप्लीकेशन कैसे किया जाता है तो इस गाइडलाइन में नहीं बताया होगा। वेरिएशन क्या क्या होता है वो चीज़ नहीं बताया गया, या फिर जो भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं इसके बारे में इस गाइडलाइन में नहीं बताया गया है। स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ पर्टिकुलर डज फॉर्म दियर पर्पज कंटेनर क्लोजर आर नॉट कवर इन दिस गाइडलाइन। मीन्स आप प्रोडक्ट की कैसे टेस्टिंग करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग की, इस बारे में, टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करना है इस बारे में इस गाइडलाइन के को नहीं बताया गया है। मीन्स जैसे कि आपको डीजो SARS क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करने हैं, इस गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ही बताई जाएगी इस गाइडलाइन में कि कौन कौन सी कंडीशन है, कब कब रखनी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस कंडीशन में रखना पड़ता है। इस गाइडलाइन में टेस्टिंग के बारे में नहीं बताया होगा। अब इसका जनरल प्रिंसिपल को समझते हैं एक बार कि इसका जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है। द पर्पज ऑफ द स्टेबिलिटी स्टडी कवर द एविडेंस ऑन हाउ द क्वांटिटी of a drug substance or drug product varies with the time under the influence of the variation of environment factors such as temperature, humidity and light। मीन्स इस गाइडलाइन का जो मेन पर्पज है वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और या लाइट के अकॉर्डिंग कितना वेरिएशन करता है। तो इस वजह से हम इसकी जो सेल्फ लाइफ हो या फिर ड्रग की सेल्फ लाइफ हो या ड्रग का जो रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन है, इसलिए हमें ये इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी यहाँ पे आएगा कि स्टेबिलिटी की जो गाइडलाइन है वो क्यों ज़रूरी होता है। तो उसका यही है कि आपके प्रोडक्ट में टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो या फिर लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस इफेक्ट को जानने की इसकी स्टडी को हम इसे परफॉर्म करते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जो द मेन काइनेटिक टेम्परेचर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिराइव फ्रॉम क्लाइमेट डाटा एंड द वर्ल्ड कैन बी
वी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लाइमेट जोन। यहाँ पे जो 4 क्लाइमेट जोन में डिवाइड हो रखा है वर्ल्ड को, बट ये जो दिस गाइडलाइन जो एड्रेस करेगी सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट जो जोन फर्स्ट एंड जोन सेकंड को करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट था इस गाइडलाइन का, आप इसको भी नोट आउट करें। अब दो ये जो गाइडलाइन है ये दो पार्ट में ये दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है। जैसे एक ड्रग सब्सटेंस और एक प्रोडक्ट के लिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ड्रग सब्सटेंस की बात करेंगे, रॉ मटेरियल की बात करेंगे। तो रॉ मटेरियल में इसने दे रखा है कि स्ट्रेस टेस्टिंग करनी होती है। स्ट्रेस टेस्टिंग में आपको बता देता हूँ, स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब होता है फोर्थ डिग्रेशन जिसे बताया जाता है, और फोर्थ डिग्रेशन को ही स्ट्रेस टेस्टिंग कही जाती है। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को एक अलग से इन्वायरमेंट दिया जाता है, उस प्रोडक्ट को स्ट्रेच किया जाता है, मतलब उसको एल्काइनिटी हो या फिर एसिडिटी हो, इन चीज़ों में से को परफॉर्म करना पड़ता है। यहाँ पे ये लिखा था स्टेइंग लाइकली कैरी आउट द सिंगल बैच। और एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जैसे स्टेबिलिटी हम 3 बैच के लिए करते हैं, तो आपको स्ट्रेस टेस्टिंग यानी मतलब जो एफडी है फॉर डिग्रेडेशन और सिर्फ एक बैच के लिए करना है, वो तीनों बैच करने की जरूरत नहीं है। ये गाइडलाइन में मेंशन है चीज़ें। दिस गाइडलाइन शुड बी द टेस्टिंग शुड बी आल्सो इवेल्युएट द susceptibility of the drug substance to hydrolysis across the wide range of the pH variation is the solution is suspension। तो ये चीज़ें रहता है कि इसमें pH में वेरिएशन का भी हम इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं। ये फोर्थ डिग्रेशन प्रोडक्ट है, जैसे ICH-Q1B में जो इसके बारे में बताया गया है और भी ज़्यादा। तो आगे हम जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी जब Q1B में, तो हम इसे और तरह से अच्छी तरह से समझेंगे। अब बात आती है कि सिलेक्ट द बैचेस। हम रॉ मटेरियल का जो अगर स्टेबिलिटी करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ड्रग प्रोडक्ट ना रॉ मटेरियल के लिए हम स्टेबिलिटी अगर परफॉर्म करते हैं तो हम कैसे बैचों को सिलेक्ट किया जाता है। तो जैसे आपको बता देता हूँ आपको कि एटलीस्ट 3 बैच जो प्राइमरी बैचेस होते हैं उसके लिए आपको स्टेबिलिटी परफॉर्म करना होता है। द स्टेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग मिनिमम ऑफ द पायलट स्केल। मतलब एक बैच ऐसा नहीं आपने छोटा अमाउंट में बैच बना दिया और उस बैच को कम से उस बैच को आपने क्या कर दिया है कि स्टेबिलिटी रख दी है, तो उसके लिए एटलीस्ट पायलट स्केल पे हमें बैच बनाने पड़ते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगी वो सिमिलर रहेगी सभी के लिए, तीनों के लिए, मतलब कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तीनों बैच को सेम कंडीशन में रहना है, तीनों बैचों का आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन स्केल बैच में। तो अब यहाँ पे कंटेनर और क्लोजर की बात आती है कि कंटेनर और क्लोजर कैसे होना चाहिए। द स्टेबिलिटी स्टडी शुड बी कंडक्ट ऑन द ड्रग सब्सटेंस पैक्ड in a container closure system that is the same of the similar of the packaging purpose of the स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूट। मतलब जो भी हम स्टेबिलिटी कंडीशन यहाँ पे करेंगे रो मटेरियल की, वो जिस पैक में उसे पैकिंग होनी है या पैक में रखना है, उसके बाद उसे ड्रग प्रोडक्ट के लिए जाना है, तो उसी कंडीशन में हमें उसकी स्टेबिलिटी परफॉर्म करनी होगी। अब स्पेसिफिकेशन के लिए जो गाइडलाइन है Q6A है, और Q6B के अकॉर्डिंग ICH में कैसे कैसे क्राइटेरिया या स्पेसिफिकेशन बनने हैं हम उसमें से समझेंगे। तो स्पेसिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए वो सब उस गाइडलाइन में हमें बताएंगे। बट यहाँ पे भी ध्यान रखें जो आपका जो ICH है Q6A, वो स्पेसिफिकेशन के लिए स्पेसिफिकेशन कैसे कैसे होने चाहिए। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, और इसमें और भी है टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए स्टेबिलिटी की। द ड्रग सब्सटेंस विद द प्रॉपर टेस्ट पीरियड एटलीस्ट 12 आवर। मतलब जो इसकी टेस्टिंग का टेस्ट पीरियड होगा रॉ मटेरियल का, एटलीस्ट वो 12 आवर होना, 12 मंथ होना चाहिए, 12 आवर नहीं 12 मंथ होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट लॉन्ग टर्म स्टडी शुड बी नॉर्मली इन एवरी 3 मंथ में होना चाहिए। स्टेबिलिटी जो रहेगी लॉन्ग टर्म में क्यों क्या है कि एवरी 3 मंथ वन ऑफ द फर्स्ट ईयर, एक साल में जो रहेगा वो आपका कैसे रहेगा 3 मंथ का तक रहेगा। और एवरी 6 मंथ जो रहेगा वो आपका सेकंड, जो एवरी 6 मंथ के लिए वो रहेगा आपका सेकंड ईयर के लिए। मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए 3 मंथ का जो रहेगा वो एवरी 3 मंथ में, मतलब जैसे आपने 0 में किया फिर 3 में, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, उसके बाद 9 और 12 हो जाएगा, ऐसा रहेगा फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर तक। उसके बाद जैसे सेकंड ईयर हो जाएगा उस प्रोडक्ट को, तो उसके बाद 6 में, इसलिए 6 जैसे 12 हो जाता है तो 12 के बाद हमें सीधे कितना करना पड़ता है स्टेबिलिटी 18 मंथ का करना पड़ता है। और 18 मंथ से हमारा अगर 12 मंथ और करें हम, तो हम 24 मंथ के लिए, मतलब 18 के बाद हम 6 मंथ, सॉरी 18 के बाद अगर हम 6 मंथ और करते हैं तब हमें क्या हो जाता है वो 24 मंथ हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमें ये यहाँ पे दे रखा है कि 3 टाइम पॉइंट हमें कौन कौन से होते हैं, 0 होते हैं, 3 मंथ और 6 मंथ हैं। फ्रॉम द 6 मंथ स्टडी इन द रिकमेंडेड केस में जो एसिलेटेड रहता है, मतलब एसीसी कंडीशन है उसमें 0, 3, 6 मंथ, यानी 6 मंथ तक हमारा एसिलिटी होना चाहिए। और 12 मंथ का हमारा जो भी लॉन्ग टर्म में रहता है। इसमें ये कंडीशन और भी दे रखी है कि व्हेन टेस्टिंग एट द इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन इज कॉल्ड एज द रिजल्ट सिग्निफिकेंट। अगर सिग्निफिकेंस चेंज हो जाता है इंटरमीडिएट कंडीशन में, तो आपको मिनिमम 4 टाइम्स पॉइंट पे आपको स्टेबिलिटी परफॉर्म करना पड़ता है। फिर वो कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, फ्रॉम द 12 मंथ तक हमें स्टडी करनी पड़ेगी।
और उसके बाद अपनी स्टोरेज कंडीशन, जो मैंने आपको बताया था स्टोरेज कंडीशन सबसे फर्स्ट में कि कैसे कैसे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म है 25 और 60 है, और या फिर आप 30 और 65 रख सकते हैं। तो ये भी जो अपडेट हुआ था यही है कि 35, और ये दो दो कंडीशन दे रखी है कि वो एटलीस्ट यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये मिनिमम है। यहाँ पे ये देखा है, ये जो है ये मिनिमम है। मिनिमम इतना टाइम पीरियड रखना पड़ता है। कितना? जो लॉन्ग टर्म है वो उसमें रहेगा आपका 12 मंथ। इंटरमीडिएट आपका 30-65 रहेगा, जो कि 6 मंथ तक होना जरूरी है। एसिलेटेड 40-75 होता है, और ये 6 मंथ तक रहेगा। अब इसमें एक चीज़ें हैं कि इट इज़ अप टू द एप्लीकेंट टू द डिसाइड वेदर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी द परफॉर्म एट 25, 60, और यहाँ पे 30 या 75। मतलब ये जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे या उस कंपनी के जो अपनी उनका मैनेजमेंट होगा, वो खुद डिसाइड करेगा कि आपको 25 रखना है या फिर 30 रखना है। तो ये दिया है गाइडलाइन में, और डिपेंड करता है, और वहाँ के जो उनके अपने जो डिसाइडेबल वाले एप्लीकेंट रहते हैं वो अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं। मतलब उस कंपनी की मैनेजमेंट ये डिसाइड कर सकता है कि हमें से 25 में लॉन्ग टर्म रखना है या 30 में रखना है। उसके बाद दे रखा है कि 30 एंड 65 में कि इफ़ 30-65 इज द लॉन्ग टर्म कंडीशन, देयर इज नो इंटरमीडिएट कंडीशन। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म कंडीशन 30-65 रख देते हो तो आपको इंटरमीडिएट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप 25-60 रखते हो तब आपको इंटरमीडिएट करने की जरूरत है। एक बार फिर समझे आप कि अगर 30-65 आप लॉन्ग टर्म में रखते हो तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है इंटरमीडिएट परफॉर्म करने की। लेकिन अगर आप 25 और 60 रखते हो, इट मीन्स आप 30-65 जो इंटरमीडिएट है वो आपको परफॉर्म करना जरूरी है। एसिलेटेड में 40-75 रहता है, जो 6 मंथ का है, और इंटरमीडिएट में भी 6 मंथ का है। इसमें आगे समझते हैं। और अभी रेफ्रिजरेटर का है। रेफ्रिजरेटर का हमें क्या, लॉन्ग टर्म के लिए हमारा 5 + 3 होता है, और एसिलेटेड जो रहता है 25 और 60 पे 6 मंथ और 12 मंथ के लिए। किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए। और ऐसे ही यहाँ पे जो हमारे फ्रिज के लिए, फ्रिज हमारा -20 +-5 वो भी 12 मंथ के लिए होता है। इसमें आगे समझते हैं। और स्टेबिलिटी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी कमिटमेंट कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे लिखा है इफ़ द सबमिशन इंक्लूड डाटा फ्रॉम स्टेबिलिटी स्टडी वन एटलीस्ट 3 प्रोडक्शन बैचेस कमिटमेंट शुड बी मेड टू द कंटिन्यू दीज स्टडी थ्रू द पर्पज प्रोपोज रीटेस्ट पीरियड। मतलब यहाँ पे लिखा है कि अगर आप स्टेबिलिटी जो डाटा इसका सबमिट करते हैं तो एटलीस्ट जो 3 बैचेस हुए हैं तो आपको जो रीटेस्ट रहेगा उसका रीटेस्ट तक आपको कंटिन्यू उसकी जो भी स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। या फिर अगर आप यहाँ पे लिखा है कि फेवर देन 3 बैच, अगर 3 बैच से भी कम रखते हो आप तो ये आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि स्टडी थ्रू द जो टाइम पीरियड है इसका रिटेस्ट है उससे पहले पहले आपको जो टोटल 3 बैच यानी मतलब एक और बैच आपको बनाना पड़ेगा, और वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी के अकॉर्डिंग उसे रिटेस्ट पीरियड के लिए रखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द सबमिशन डज नॉट इंक्लूड स्टेबिलिटी डाटा ऑन द प्रोडक्शन बेच, अगर स्टेबिलिटी डाटा का आप प्रोडक्शन बेच जो है बना हुआ है उसको अगर स्टेबिलिटी में नहीं रखते हो, मतलब उसका सबमिशन नहीं किया है, तो ये लिखा है कि प्ले द 3 प्रोडक्शन बैचेस ऑन द टर्म स्टेबिलिटी, तो आपको फिर भी आपकी जो टेस्ट तक उसकी स्टेबिलिटी परफॉर्म करनी होगी। इसके अलावा द स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टडी फॉर द स्टेबिलिटी कमिटी शुड बी द सेम दैट द प्राइमरी बैचेस अनलेस, मतलब ये क्या है कि स्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के जो प्राइमरी 3 बैच होंगे उन प्राइमरी 3 बैचों की आपकी स्टेबिलिटी करनी जरूरी है। बट किसी कारणवश अगर उन 3 बैचों की आप स्टेबिलिटी परफॉर्म नहीं कर पाए हो तो उसका भी आपका पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आप, जैसे कई बार किसी कंपनी में आपने देखा है कि बैच नंबर 1, 2, 3 इनको कॉमर्शियल बना लेते हैं, और इसके बाद तो कैसे हो जाता है 4, 5, 6 को स्टेबिलिटी में रखते हैं या फिर उसी को वैलिडेशन में लेते हैं। तो उसका भी एक जस्टिफिकेशन होता है कि ऐसे क्यों कहते हैं, तो उसका भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। इवोल्यूशन में रहता है कि कैसे कैसे हमें इवोल्यूशन करना है, हमें वर्क उसके ट्रेंड बनाने होते हैं, ये सब चीज़ें डाटा इवोल्यूशन में आते हैं। और स्टेबल लेवलिंग कैसे होनी चाहिए, द स्टोरेज शुड बी स्टेबलाइज ऑफ द लेवलिंग कैसे अकॉर्डिंग द रीजन, द स्टेबिलिटी शुड बी बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी इवोल्यूशन ड्रग सब्सटेंस वेयर द एप्लीकेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होना जरूरी है लेवलिंग के अंदर की। इंस्ट्रक्शन मतलब से यहाँ रहता है कि डज नॉट, जो भी सैंपल रहेगा आपको ओपन नहीं रखना है, तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो या ड्रग में देना पड़ेगा आपको। और प्रोवाइड द ड्रग प्रोडक्ट कैन नॉट द टॉलरेट फ्रीजिंग टर्म्स सच एज द, मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर शुड बी अवॉइड, ऐसा कहीं आपको डॉक्यूमेंट में नहीं लिखना है कि रूम टेम्परेचर या फिर अवॉइड कंडीशन, जो उसकी कंडीशन दे रखी है जिस टेम्परेचर पर दे रखा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे डॉक्यूमेंट में रिटर्न भी करना है, मतलब राइटिंग भी लिखना भी है उस चीज़ को। रिटेस्ट पीरियड शुड बी
ड्राइव फ्रॉम द स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड रिटेस्ट डेट शुड बी डिस्प्ले ऑन द कंटेनर। यानी जो उसकी रिटेस्ट डेट है उस रिटेस्ट डेट को जिसका लेबलिंग है, लेवल है रॉ मटेरियल का, उस लेवल पे भी मेंशन होना जरूरी है। तो ये जो गाइडलाइन थी ये रॉ मटेरियल के लिए थी। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो ये ड्रग प्रोडक्ट में बताऊंगी, ड्रग प्रोडक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें जो चीज़ें हैं वो कुछ कुछ चीज़ें सेम रहती है प्रोडक्ट्स इसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, बट कुछ कुछ जो डिफरेंस रहेगा वो मैं उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस गाइडलाइन का क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। फिर भी आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।